नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर के भाजपा और समाजवादी पार्टी की हलचल के बाद अब बसपा प्रमुख मायावती भी अपनी सियासी सक्रियता को हर रोज तेज करती हुई नजर आ रही हैं। मायावती बसपा कार्यकर्ताओं को अब एक बार फिर से एकजुट करने में लगी हैं और इसके लिए कुछ दिनों से लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूपी की सियासत में अब अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही हैं। लखनऊ में सोमवार को एक बार फिर से बसपा प्रमुख मायावती अगले वर्ष होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आई हैं। मायावती ने यह कहा है कि बसपा को कोई भी कमजोर न समझे। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में बसपा सरकार बनाने वाली है। बसपा प्रमुख ने यूपी में हो रहे जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों पर निशाना साधा। मायावती ने यह कहा कि बीजेपी के कामकाज का तरीका भी समाजवादी पार्टी के जैसा ही है। जिला पंचायत चुनाव अध्यक्ष चुनाव में तो खुलेआम बेईमानी हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी ऐलान कर दिया कि बीएसपी यूपी और उत्तराखंड में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और यूपी में बीएसपी अपनी सरकार बनाएगी। वहीं बीजेपी ने 300 के पार के साथ चुनावी मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है, तो फिर सपा बंगाल की तर्ज पर खेला होई के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश में आखिर किंग मेकर की भूमिका में इस बार कौन रहेगा, और आज इसी सवाल के साथ करेंगे हम आज की। तो आज की बड़ी बहस के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले आज मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कुछ कहा है, इसको सुनिए। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतना तो अब पूरे तौर से यहाँ खरीद फरोख्त व सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग आदि करने पर ही आधारित होकर रह गया है। इस मामले में अब बीजेपी भी वही तौर तरीके व शैली आदि अपना रही है जो पूर्व में समाजवादी पार्टी भी अपनी सरकार के दौरान अपनाती रही है। बीएसपी ने इस समय प्रदेश में हो रहे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को नहीं लड़ने का फैसला लिया है और पार्टी के लोगों को ये निर्देशित किया है कि वे इस दौरान इस चुनाव में अपना समय व एनर्जी आदि लगाने की बजाय बल्कि अपना पूरा समय व ताकत अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने तथा सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के कार्यों पर ही लगाएं, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि इस बार यहाँ उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में बीएसपी की अकेले यहाँ अपने बलबूते पर सरकार बन सके। जिला पंचायत तो मायावती को आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार मायावती ने पिछले 3 दिनों में लगातार एक के बाद एक की हैं, लेकिन सवाल इसी बात का है क्योंकि मायावती को लेकर के खासतौर से बहुजन समाजवादी पार्टी जिसका एक अपना वोट बैंक है उसके ऊपर निगाहें तमाम पार्टियों की थी, क्योंकि जिस तरीके की निष्क्रियता कही जा रही थी बहुजन समाज पार्टी की, उन सब के बीच में उन वोट के ऊपर सेंध लगाने की कोशिशें और उस कवायद में तमाम राजनीतिक पार्टियां लगातार लगी हुई थी। लेकिन मायावती एक बार फिर से अब एक्टिव मोड में आ गई हैं, तो इसके बाद अब सवाल इस बात का उठने लगा है कि मायावती जिन बातों को कह रही हैं आखिर उनके इन दावों में कितना दम है, क्योंकि लगातार गिरती हुई परफॉर्मेंस के बीच में मायावती के ऊपर भी इस समय एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है वो यही बरकरार है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी जो स्थिति है उसको वो और कैसे मजबूत करें। और सवाल तमाम राजनीतिक पार्टियों के सामने इस वक्त यह है, क्योंकि सभी अपनी अपनी जीत के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन किसकी जीत के दावे में कितना दम है और किसका आकलन सही होता है, किसका जोड़ घटाना और गुणा बेहतर होता है, असल स्थिति में वही मजबूती के साथ इन चुनावों में उतरेगा और उसके बाद जो जीत है जनता ही सुनिश्चित करेगी। तो कुल मिलाकर के सबके अपने अपने दावे हैं, उन सबके बीच में मायावती भी इस बात को कहीं ना कहीं ऐलान करते हुए कह चुकी हैं कि अकेले अपने दम पर वो चुनाव लड़ने वाली हैं और उसके अलावा सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनेगी। सपा और बीजेपी दोनों पर उन्होंने निशाना साधा है। आज इसी सवाल के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय पहले मैं आपके साथ करवा देता हूं। प्रशांत वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रशांत वशिष्ठ जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। विवेक साइलस जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। विवेक साइलस जी, आपका बहुत स्वागत। पीयूष मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं सुभासपा के। पीयूष मिश्रा जी, आपका भी स्वागत। और अजमल खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं AIMIM के। अजमल खान जी, आपका भी बहुत स्वागत है।
सबसे पहले प्रशांत वशिष्ठ जी आपसे मैं शुरुआत करता हूं, क्योंकि मायावती ने दो बड़ी बातें कही। एक बात तो हालांकि हर पार्टी कहती है कि हम ही सरकार बनाएंगे, लेकिन दूसरी बात उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण कही कि सपा और भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतर नहीं है। जो काम समाजवादी पार्टी पूर्व में करती थी आज वही भारतीय जनता पार्टी कर रही, यानी कि पंचायत चुनावों को, जिला पंचायत चुनावों को लेकर के उन्होंने निशाना साधा है। पहले मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा इसके ऊपर, कैसे देखा जाए इसको? अब देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और क्या। जो चुनाव तो हम लोग जीत ही गए भाई। जब हम निर्विरोध जीत रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि भाई हमारा बहुत वर्चस्व है और जनता चाहती है कि हम जीते, तभी हम जीत रहे हैं। लेकिन मायावती कह रही हैं कि जो काम समाजवादी पार्टी करती थी या जिस तरीके से उस वक्त इस्तेमाल होता था धनबल का या फिर सत्ता का, वो इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं इस समय जो पंचायत चुनाव है उसमें आप लोग अपनी जीत को सुनिश्चित करना चाहते हैं, और इसके अलावा उसी राह पर चल रहे हैं जिस पर समाजवादी पार्टी चल रही थी, इसलिए बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। मेरे हिसाब से केवल आरोप है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बिल्कुल एकदम सही तरीके से चुनाव हुआ है। जब प्रत्याशी सामने कोई है ही नहीं तो निर्विरोध होना तय है। विवेक साइलस जी, मैं चाह रहा हूं कि जवाब दें। जी देखिए, मायावती जी इस प्रदेश की बड़ी नेता, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मायावती जी पहले भी कह चुकी हैं आयुष जी कि अगर समाजवादी पार्टी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ देना पड़े तो वो दे। ये उनका ही स्टेटमेंट है और ये चर्चित भी हुआ था और इस पर डिबेट भी हुआ। अब रहा आपका जिला पंचायत का, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, जो चुनाव जनता के द्वारा हुआ था, जिसने उत्तर प्रदेश की जनता ने जहां चुना था जिला पंचायत सदस्यों को, वहां भारतीय जनता पार्टी की क्या हाल हुई थी, और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रशांत जी बैठे हैं अच्छी तरह से जानते होंगे। समाजवादी पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी के आगे, चाहे आप बनारस देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, प्रयागराज देख लीजिए, मथुरा देख लीजिए, गोरखपुर देख लीजिए, आप चाहे अयोध्या चले जाइए वहां देख लीजिए, आजमगढ़ मुरादाबाद देख लीजिए, मेरठ देख लीजिए, पूरब से लेकर पश्चिम तक लगातार भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत के सदस्यों को चुनाव लगातार हारी थी और बुरी तरह से हारी। अब जहां अध्यक्षों की जहां तक बात है, तो अध्यक्षी में क्या हुआ वो मीडिया भी जानती है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र बैठे हैं वो भी जानते हैं कि किस तरह से चुनाव लड़ा गया। एक उदाहरण देता हूं गाजियाबाद का। गाजियाबाद में 14 सीटें हैं मात्र पंचायत सदस्यों की। 14 में से 5 सीटें बहुजन समाज पार्टी ने जीती वहां पर, 2 समाजवादी पार्टी ने और 2 भारतीय जनता पार्टी ने, बाकी निर्दल। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने वहां पर निर्विरोध करा दिया। तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि मायावती जी पे या तो कोई दबाव है या कोई ऐसी बात है, नहीं तो निर्विरोध करने का कोई मतलब नहीं था। जहां उनकी सबसे ज्यादा सदस्यों की टीम थी, सबसे ज्यादा उनके सदस्य जीत के आए थे, तो ये कोई मामला था नहीं। तो ये क्या है उनका, क्या करेंगी उस चुनाव में, क्या लड़ेंगी पिछली बार? नहीं ठीक है, देखिए विवेक जी, अब देखिए बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता तो आते नहीं है चर्चाओं में, नहीं तो वही जवाब देते कि मायावती की मंशा क्या है इसके पीछे इन बातों को कहने की। लेकिन जो बात वो कह रही थी, जिसमें उन्होंने इस बात को भी कहा कि समाजवादी पार्टी इसके पूर्व में जो काम करती रही, आज भारतीय जनता पार्टी वही काम कर रही है। यानी कि इसी तरह से जिला पंचायत के अंदर आप लोग भी अपने जो कैंडिडेट्स थे उनको जिताते थे जब आपकी सत्ता थी, ये आरोप उन्होंने लगाया। इसलिए आज जो बात आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं सवाल आपके ऊपर भी खड़ा किया। विवेक साइलस जी। जी देखिए आयुष जी, जहां तक बहन जी का सवाल है, जो उन्होंने बोला वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इस बार पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा है। हर जिले में या तो डीएम और एसपी ने मिलकर चुनाव लड़ा है। जो सदस्य माने नहीं, पैसे से नहीं माने, उनका घर तोड़ दो, उनको अगवा कर लो, उनको जंगल में छोड़ाओ, नामांकन ना करने दो, ऐसी तमाम चीजें हुई हैं जो आपके चैनलों ने, बड़े बड़े चैनलों ने भी जनता को पहुंचाई है। लेकिन जनता तो सब देख रही है ना किसने क्या, कि ऐसी गुंडाई उत्तर प्रदेश में इतिहास में कभी नहीं हुई। मैं इस बात को चलिए मान लेता हूं कि जो सरकार में रहता है थोड़ा बहुत ये जो लिमिटेड वाली सीट्स होती हैं उसमें अपना प्रभाव डालने की कोशिश करता है, लेकिन एक तरह से एकदम पूरी, वो शब्द मैं यूज नहीं करना चाहता, मतलब एकदम खुला जिस तरह से गुंडाई की है, एक नंगा नाच किया भारतीय जनता पार्टी ने, ये उत्तर प्रदेश के जो हमारे सम्मानीय वोटर हैं, जो कि गांव देहात से जुड़े हुए हैं, जो पंचायत सदस्य चुनते हैं, उनके साथ धोखा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस दौर में कुछ नहीं कर रहे और इसका खामियाजा उनको मिलेगा 2022 के चुनाव में। चलिए ठीक है, अब वो तो देखते हैं, जनता के ऊपर ही सब छोड़ना होगा। लेकिन पीयूष मिश्रा जी,
अभी तक बातचीत के लिए आप लोग इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव के जवाब का आप लोगों को इंतजार है, लेकिन सुभाषपा की स्थिति को आंकते कहां है? तो एक तरफ पंचायत चुनाव है, चलिए ठीक है, ये कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, हम आगे भी जीतेंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव तक आते आते सुभाषपा की स्थिति को क्या देखते हैं? क्या सभी सीटों पर लड़ने वाले हैं या इंतजार करेंगे कि अखिलेश यादव कब जवाब दें? देखिए आयुष जी, उत्तर प्रदेश में 403 सीटें विधानसभा की हैं और सुबह से ही चल रहा है आज का माहौल कि ओवैसी जी ने 100 के लिए कह दिया, इन्होंने इतने के लिए कह दिया। आपको बताना चाहूँगा 2019 के दिसंबर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की अगुवाई में एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बना जिसमें 9 पॉलिटिकल छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हैं, जिसमें से एक ओवैसी साहब की MIM पार्टी भी है। तो उत्तर प्रदेश में हम 403 विधानसभाओं पे हमारा जो भागीदारी संकल्प मोर्चा है और जितने हमारे साथी गण हैं जो सम्मिलित हैं हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा में, उस पे हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं की सीटों पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं और 2022 के चुनाव में हम साथ में चुनाव लड़ेंगे। नहीं, लेकिन मुझे ये बताएं पीयूष जी, एक चीज मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूं, चूंकि आप सभी जो बड़े दल हैं, खासतौर से अगर समाजवादी पार्टी का मैं जिक्र करूं या भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करूं, सब इस फिराक में हैं कि छोटे दलों को अगर साथ ले लिया जाए, और खासतौर से जिस वोट बैंक का आप लोग बार बार जिक्र करते हैं जो कि आपके साथ है, जिसका दावा आप लोग करते हैं, क्या आपको लग रहा है कि मौजूदा दौर के अंदर और विधानसभा के चुनाव आते आते अभी किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन की उम्मीद है पीयूष मिश्रा जी, या अकेले ही अपने दम पे आपको लग रहा है कि इस स्थिति में हैं कि आप लोग इन सारी स्थितियों को संभालते हुए ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे कि किंग मेकर की भूमिका में आ जाएं? पीयूष मिश्रा जी, ये कैसे होगा, ये मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल आयुष जी, देखिए मैंने क्या कहा कि भागीदारी संकल्प मोर्चा में ऑलरेडी 9 पॉलिटिकल पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो भी हमारे साथ आता है हम उसका खैर मकदम स्वागत करते हैं और हम साथ में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए प्रतिबद्ध और कटिबद्ध है। हम साथ में चुनाव लड़ेंगे, चाहे जो भी आता है उसका स्वागत करते हैं। बसपा आती है तो उसका स्वागत होगा? पीयूष मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो भी पार्टी हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा में साथ आती है उसका स्वागत है। ठीक है। अजमल खान जी, आप सुभाषपा की तरफ से पीयूष मिश्रा जी कह रहे हैं कि देखिए अब भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो भी पार्टी साथ आएगी मैं उसका साथ देने के लिए तैयार हूं, यानी कि हमारी पार्टी उसका साथ देगी, भागीदारी संकल्प मोर्चा जिसका एक पार्ट आप लोग भी हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को भी मैं सुन रहा था, उनकी तरफ से स्पष्ट कहा गया कि मायावती के साथ कोई गठबंधन नहीं हो सकता, और अगर मायावती भविष्य में अगर इस तरीके की अप्रोच करती हैं तो क्या संभावनाएं बनती हैं? अजमल खान जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं। और राजभर साहब की, जिसमें उन्होंने कहा था कि राजभर साहब ये तय करेंगे यूपी के अंदर कि उन्हें किसके साथ जाना है किसके साथ नहीं जाना है। आज मायावती जी का कोई स्टेटमेंट सुनने को मिला कि वो MIM से समझौता नहीं करेंगे, लेकिन इससे भी आप नहीं नकार सकते कि अभी बिहार में उनसे समझौता था ना। ठीक है, अब किस डिफरेंस में बात कही है ओवैसी साहब ने वो मेरी नॉलेज में अभी फिलहाल नहीं जो आप बात कह रहे हैं, लेकिन ये राजनीति है। जब पिछली बार इलेक्शन हो रहा था तो सारे लोग जो है अखिलेश की गवर्नमेंट को हटाने के लिए लड़ रहे थे। जो लोग यहाँ लड़ रहे थे, जिसे NDA के नाम से आप जानते हैं, चाहे वहाँ चाहे यहाँ 40-41 पार्टियों का गठबंधन था ना। तो अगर ये पार्टियों का गठबंधन है और ये बात कही जा रही कि हम इस गवर्नमेंट को हटाएंगे, जो लोग हमारे साथ आना चाहेंगे वो आए, जो नहीं आना चाहते उनका भी स्वागत है, तो इसमें क्या दिक्कत है? चलिए प्रशांत वशिष्ठ जी, आप देखिए भाजपा को हराने के लिए अगर सारे दल एक हो जाएं तो कोई भी दल अगर ये कह रहा है कि उसके लिए ऑप्शन के तौर पे खुला हुआ है, खासतौर से भागीदारी संकल्प मोर्चा तो ये कह रहा है मायावती आती तो उनका भी स्वागत होगा, लेकिन आप लोग जिस स्थिति में उसका आकलन आप कैसे करेंगे? समाजवादी पार्टी तो बार बार हमलावर है, खासतौर से इस पंचायत चुनाव को लेकर के, कह रही जो स्थितियां आपने बनाई ऐसी तो कभी पीछे देखी ही नहीं गई। आप लोगों ने इस समय धन बल, उसके अलावा अपनी जो सत्ता है उसका गलत इस्तेमाल करते हुए जो जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव हो रहे हैं उसमें आप लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो और इसका खामियाजा 2022 में आप लोग भुगतेंगे। दोनों ही सवालों का जवाब देख, तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए दल छोटे दल एकत्रित हो रहे हैं, दूसरा ये कि जिला पंचायत के चुनाव के अंदर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी पावर का गलत। प्रशांत वशिष्ठ जी, ऐसा मेरे समाजवादी पार्टी के जो मित्र भी बैठे हैं, हेलो जी मैं सुन पा रहा हूँ, आवाज आ रही है? जी, उन्होंने अभी जो आरोप लगाए उनको ऐसा जैसा मैं वैसे सब उनको लगता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तो उन्होंने 36 सीटों पर इस प्रकार का काम किया था, जो उनको लग रहा है कि हमने भी किया है। दूसरा विषय मैं आपके माध्यम से ओम प्रकाश राजभर जी से पूछना चाहता हूं कि उनकी कहीं राहु की महादशा तो नहीं चल रही है?
क्योंकि जब राहु की महादशा चलती है तो व्यक्ति भ्रम की स्थिति में रहता है, वो बहुत भ्रम की बातें करते हैं। 2019 में भी उन्होंने इसी प्रकार का हल्ला काटा। भाजपा को हराने की इतनी छटपटाहट उनमें क्यों है, मुझे समझ नहीं आता। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 15 जिलों में राजभर समाज का बड़ा असर है, राइट। अब उन 15 जिलों उन्होंने चुनाव लड़ाया लोकसभा में, परिणाम ने ये तय कर दिया कि ओम प्रकाश राजभर जी जहां चाहे रहें, लेकिन राजभर समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ था, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेगा। गठबंधन बहुत सारे होते रहे हैं, पहले भी हुए थे, 2019 में भी हुए, परिणाम आपके सामने। नहीं, लेकिन 2017 में तो ये आपके साथ थे ना, तब वो जिस वोट बैंक का आप जिक्र कर रहे हैं वो आपके साथ में था, उसके बाद कैसे आपके साथ रहेगा, यही तो समझना है ना। डेंट नहीं करेंगे क्या आपको, या आप नकार ही देंगे कि ओम प्रकाश राजभर के पीछे वो वोट बैंक है ही नहीं, ऐसे ही वो नेता बन गए? नहीं, हमको थोड़ा जमीनी बातें भी बताएं ना प्रशांत प्रशेष जी। और क्या कवायद नहीं हो रही है, कवायद नहीं हो रही उस वोट बैंक को साधने की प्रशांत प्रशेष जी? वो किसी से छिपा है क्या? आदरणीय आयुष जी बोलने तो दीजिए। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी ऐसे फोन कर रहे हैं राजभर जी को, जो राजभर जी बात करने से मना कर दे रहे हैं। अरे जमीन पे रहिए महाराज, देखिए बात जमीन पे रहिए, तार्किक बात करिए। 2019 का जो लगाए तो है आप अपने राजभर मंत्री को बलिया में, बना के दिखा लीजिए जिला पंचायत अध्यक्ष अपना। मैं बीच में नहीं बोला, कहा किसके नाम पे नहीं किया, जो बात कर रहे हैं 2019 के लोकसभा चुनाव। पीयूष मिश्रा जी सुनते हैं एक बार प्रशांत प्रशेष जी की बात को सुनते हैं, ठीक है। पीयूष मिश्रा जी, पता है कि पीयूष मिश्रा जी, पीयूष मिश्रा लोगों के वोट बैंक पे वो, ठीक है। पीयूष मिश्रा जी एक जाके पहले इतिहास पढ़िए और देखिए वर्तमान स्थिति, तब बात करिए। हवा बात करने से कुछ नहीं हो जाता। चलिए सुनिए पहले पीयूष मिश्रा जी, थोड़ा सा सुने पहले प्रशांत जी क्या कह रहे हैं। हाँ आयुष जी, मैं ये कह रहा हूँ 2019 का चुनाव इन्होंने अलग लड़ा या नहीं लड़ा, मेरा प्रश्न ये। इन्होंने अलग लड़ा, उन्होंने 15 जिले हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के, वहां पर इन्होंने कैंडिडेट खड़े किए जहां पर 18% राजभर वोट है। इनको कितना वोट मिला वहां आपको परिणाम से क्लियर हो जाएगा कि राजभर समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है या ओम प्रकाश राजभर जी के साथ। ओम प्रकाश जी कहीं भी रहे, भारतीय जनता पार्टी के साथ राजभर समाज नहीं। अरे भाई साहब कहाँ का बात कर रहे हो आप, रिजल्ट उठा के देखो ना। गाजीपुर का रिजल्ट देखे, बलिया का देखे, आप कितना वोट मिला, घोसी का देखे। चलिए प्रशांत जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल मेरा ये भी है ना कि देखिए लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बहुत अंतर होता है। हुआ और कितना मिला ये भी चुनाव आप और विधानसभा चुनाव के अंदर बहुत हैं। अंतर होता है। एक सेकंड प्रशांत प्रशेष जी, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बहुत अंतर होता है। अभी आपकी सरकार का कामकाज का एक तो आकलन है, दूसरा ये है कि किसके चेहरे पर लड़ रहे हैं उसके आधार पर, और उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसके आधार पर वोट है। देश का चुनाव और प्रदेश का चुनाव दोनों में बहुत बेसिक डिफरेंस होता है। प्रशांत प्रशेष जी, इसीलिए सबकी नजरें लगी हुई हैं उस वोट बैंक के ऊपर, कैसे करेंगे? सपा बसपा ने भी गठबंधन किया था, चलिए अंतर होता है, मान लेते हैं आपकी बात। अब ये इतनी छटपटाहट है भाजपा को हराने की कि नदी के दो किनारे मिलना चाहते हैं, ये संभव है। और दूसरा, आपस में कोई समन्वय नहीं है, सामंजस्य नहीं है। ओवैसी जी कह रहे हैं 100 सीटों पर लड़ेंगे, ये कह रहे हैं कि 100 सीटों पर कोई बात नहीं हुई। इनके लोग कह रहे हैं कि 100 पे क्या 125 पे लड़ने, ओवैसी जी पहले कैंडिडेट तो ले आए, तो आपस में एक दूसरे पे तंज कस रहे हैं। ये क्या मिलकर चुनाव लड़ेंगे? सुभाषपा के प्रवक्ता आप है कि मैं हूँ? गजब बात कर रहे हैं आप। भाजपा के प्रवक्ता है, भाजपा की बात करिए। 403 सीटें हैं। चलिए विवेक साइलज जी, विवेक साइलज जी, उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव, चलिए ठीक है, एक सेकंड वशिष्ठ जी और मिश्रा जी, ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा चुनावों तक बचा कर रखें, अभी चुनाव में बहुत काम आएगा। ये आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल मंच से आराम से करिएगा। विवेक साइलज जी, मुझे ये बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव को समाजवादी पार्टी वर्सेस मौजूदा सरकार माना जाए, या फिर ये जो भागीदारी संकल्प मोर्चा है, या फिर बहुजन समाज पार्टी है, अब कांग्रेस भी है, क्या इन सभी की भी परिस्थितियां आपको लग रही हैं कि हाँ वो चैलेंज देने वाली स्थिति में भी हैं? कैसे देखा जाए, क्या समाजवादी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, या ये दल जो तमाम दावे कर रहे हैं इसको भी मैं साथ में जोड़कर चलूं? विवेक साइलज जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं इस पर। जी देखिए, जहां तक चुनाव की बात है तो उत्तर प्रदेश की जनता ने, जो गांव की जनता ने, उसको एक हल्का सा भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा दिया है पंचायत चुनाव में, सदस्यों के चुनाव में, वो हम सब ने देखा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई पार्टी हराती और जिताती नहीं है भैया, ये कड़वी सच्चाई है कि जनता जिताती हराती है। लोग वोट करते हैं, जनता हराती है और जिताती है। भारतीय जनता पार्टी भी 17 साल बाद पावर में आई है। क्यों भूल जाते हैं कि 17 साल तक पावर में नहीं थे?
इसी उत्तर प्रदेश में। उससे पहले इनके मुख्यमंत्री, जिनको मैं भी मानता था, आदरणीय आपके, अरे वो क्या नाम है जो बाद में गवर्नर भी हो गए, उनका नाम नहीं याद आ रहा, कल्याण सिंह साहब, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे, मैं भी मानता था उनको। तो उन जैसे शक्तिशाली चीफ मिनिस्टर के हटने के बाद 17 साल आप सत्ता में नहीं थे। क्यों नहीं थे, ये भी तो सोचिए ना। जनता ने आपको मौका नहीं दिया था। 5 साल का आपको जनता ने मौका दिया, बड़ी बड़ी मैंडेट के साथ आपको एमएलए को जिताया, लेकिन आपने किया कि आज बेरोजगारी कहां है, चरम पार कर चुकी है। कानून व्यवस्था कहां है। आपने कभी आयुष जी जेलों के अंदर गैंग वॉर होते देखी है? हमने तो नहीं सुनी थी। आज जेलों में गैंग वॉर हो रही है। महिलाओं को क्या हाल है, लगातार बलात्कार हो रहा है। आज आगरा में कोल्ड स्टोरेज मालिक के लड़के का अपहरण खुलेआम हो गया। किसान आज सड़क पे हैं, महिलाएं उत्पीड़ित है। देखिए विवेक साइलस जी, देखिए मैं कभी इन सारे मसलों से इनकार नहीं करता हूं। मैं हमेशा कहता हूं एक विपक्ष होने के नाते आप लोगों की भूमिका होनी चाहिए। आप लोग इन विषय को उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम लोग चुनावों में जाते हैं साइलस जी, मुझसे बेहतर आप इस बात को जानते हैं, क्योंकि आप एक नेता हैं। इन विषयों पर अगर कभी वोट पड़ रहे होते तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को इस बार अभी मुख्यमंत्री होना चाहिए था, क्योंकि आप लोग भी बहुत अच्छा स्लोगन निकाला था, काम बोलता, और तमाम तरीके के काम आप लोगों ने भी किए जब सरकार के अंदर थे। लेकिन जिस सोशल इंजीनियरिंग के सारे उत्तर प्रदेश के अंदर जो सत्ता बनती बिगड़ती है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। वो सोशल इंजीनियरिंग में कहीं आपको लग रहा है कि पूरी तरीके से फिट आप लोग बैठ पा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी स्थितियां और परिस्थितियां अभी बदली हैं विवेक साइलस जी। मैं चाह रहा हूं थोड़ा उस पर चर्चा करें, क्योंकि ये मुद्दे आप लोग उठाते रहते हैं, इस पर कभी वोट नहीं होता, ये आप भी जानते हैं। विवेक साइलस जी रिएक्ट करें इस पर। जी देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये एक बहुत दुखद चीज है कि विकास पे जिस हिसाब से वोट मिलना चाहिए था, उस हिसाब से समाजवादी पार्टी को वोट नहीं मिला। लेकिन आज जो हमने काम किए थे, जो विकास के काम किए थे, उसको जनता देख रही है। हम तो प्रशांत जी से पूछना चाहते हैं कि 2-4 काम लखनऊ के बता दीजिए। हम तो प्रदेश की बात ही नहीं कर रहे हैं। इस लखनऊ में आपने क्या कर लिया पिछले 4.5 साल में? क्या जनता नहीं देख रही है? मैं तो राजधानी की 2-4 काम बता दीजिए जो अच्छे अच्छे आपने किए हो। हम विपक्ष में है पिछले 4.5 साल से, लेकिन मैं 10 काम बता सकता हूं जो हमारी पार्टी ने किया है। जहां तक सोशल इंजीनियरिंग की बात है आयुष जी, ये बहुत बहुत बड़ा एक हर पार्टी के लिए चैलेंज भी होता है और बड़ा रोल भी प्ले करता है। लेकिन हमको लगता है जिस तरह से अखिलेश जी का पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है, जिस तरह से लोग उनसे लगातार रोज जुड़ रहे हैं, आप लोग भी इसको दिखा रहे हैं, तो हमको तो पूरी उम्मीद है कि आने वाले 2022 के चुनाव में, और खास तौर से अखिलेश जी का जो काम था जिसको लोग आज याद कर रहे हैं, उसको लेके उत्तर प्रदेश की जनता भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी को जिताने वाली। चलिए ठीक है। पीयूष मिश्रा जी मुझे बताइए, देखिए इनके पास अखिलेश यादव का एक चेहरा है, चूंकि जनता चेहरा भी देखती है ना कि हाँ भाई चेहरा हमारे पास है, ये अखिलेश यादव के दम पर चुनाव लड़ने वाले। भारतीय जनता पार्टी कह रही कि वो योगी आदित्यनाथ के दम पर चुनाव लड़ने वाली है। बहुजन समाजवादी पार्टी में मायावती हैं। आप लोगों ने जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है, जनता के बीच में इस मैसेज को कैसे कन्वे करेंगे? या सिर्फ उतने ही वोट बैंक तक सीमित रहेंगे जिसको आप लोग टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि पूरे 400 सीटों के आप आसपास कह रहे हैं ना कि आप लोग चुनाव लड़ने वाले हैं, चेहरा क्या है? तो 5 साल के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान भी आया था कि 5 साल के लिए 5 मुख्यमंत्री हम लोग देंगे, अगर, और 4 उप मुख्यमंत्री भी देंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी कर्नाटका में 3 डिप्टी सीएम और 1 चीफ मिनिस्टर दे सकती है, तो हम लोग यहाँ पे देते हैं, तो क्या दिक्कत है, क्या बुराई है? और जो हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा बना है, उसके नेशनल कन्वीनर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उन्हीं के नेतृत्व में 5 साल तक हम लोग सरकार चलाएंगे। पीयूष मिश्रा जी, चुनाव आते आते ऐसा तो नहीं होगा कि ओम प्रकाश राजभर जी से कोई बात बन जाए भारतीय जनता पार्टी की? अभी कोई ऐसा चांस नहीं है, न विधानसभा चुनाव तक कोई ऐसी बात होगी। अभी नहीं है, कल का क्या भरोसा, राजनीति में तो खैर होता रहता है। अजमल खान जी, खासतौर से भागीदारी संकल्प मोर्चा का जब जिक्र हो रहा है, हालांकि इन्होंने एक फॉर्मूला बता दिया पीयूष मिश्रा जी ने कि हम 4 मुख्यमंत्री भी दे सकते हैं, डिप्टी सीएम भी हम बना देंगे, लेकिन सवाल इस बात का है कि जिन इश्यूज को या फिर जिन मुद्दों को आप लोग उठा रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि इससे जो जनता है वो कनेक्ट करेगी, या फिर वो जो सोशल इंजीनियरिंग जिसका मैं पहले जिक्र कर रहा था, उस प्रोफार्मा के अंदर कहीं फिट हो पा रहा है ये भागीदारी संकल्प मोर्चा? क्योंकि मुद्दों के आधार पर वोटिंग होती तो परिदृश्य बहुत अलग होता। अजमल खान जी, सोशल इंजीनियरिंग, आपको इन 9 दलों में सोशल इंजीनियरिंग तो साफ दिखनी चाहिए। सोशल इंजीनियरिंग साफ दिख रही है ना?
इसीलिए और जो राजनीतिक दल हैं उनको ये बौखलाहट है। और देखिए, इलेक्शन लड़ा ही जाता है, जो पार्टी हुकूमत में होती है, जो सत्ता में होती है, उसे डिसलॉज करने के लिए कोई नई बात तो है नहीं। जहां तक मुख्यमंत्रियों का साल भर में बदलने की बात कही जा रही है, राजनाथ सिंह जी कितने दिन के लिए मुख्यमंत्री थे, गुप्ता जी कितने दिन के लिए मुख्यमंत्री थे, आखिर सब ये सब किस दल के मुख्यमंत्री थे। अच्छा, दूसरी बात देखिए आप, अभी 2017 में जब इलेक्शन हो रहा था तो जो प्रोजेक्ट किया जा रहा था वो कौन किया जा रहा था, कौन मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जा रहा था, किसको मुख्यमंत्री बना दिया गया। देखा जाए तो बैकवर्डों के कंधे पे बंदूक रख के ये इलेक्शन लड़ा गया 2017 का। केशव प्रसाद मौर्य जी कहाँ थे, सबसे आगे आगे थे ना। यही हाल उस टाइम ही था जब कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर बने, कोई फर्क नहीं आया। अगर हम इन लोगों के साथ जा रहे हैं, बैकवर्ड के साथ, दलित के साथ, तो सोशल इंजीनियरिंग डेफिनेटली हमारे फेवर में काम करनी चाहिए। प्रशांत वशिष्ठ जी, क्या ये सोशल इंजीनियरिंग कम से कम भारतीय जनता पार्टी की तो लग रहा है कि इस समय कुछ बिगड़ी हुई है और इस वजह से बैठकों का दौर, उसके बाद दिल्ली तक की दौड़, उसके बाद आप लोगों के संगठन मंत्री का बार बार एक महीने के अंदर 2-2, 3-3 बार का दौरा होना, क्या कुछ लग रहा है कि डेंट हो रहा है हर जगह पर? और जिनके साथ आप लोग चुनाव लड़े अब तो वो भी आपका साथ छोड़ चुके हैं, उसको कैसे मजबूत करेंगे? प्रशांत वशिष्ठ जी, उस सोशल इंजीनियरिंग में कुछ लग रहा है कि कोई डेंट लगा हुआ है? प्रशांत जी थोड़ा जमीनी हकीकत बताइएगा, पॉलिटिकल बात मत करिएगा। नहीं नहीं, हम जीतने वाले हैं। प्रशांत वशिष्ठ जी, ये सब रेगुलर एक्सरसाइज है जो चलती रहती है। एक बिना बात का एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन ये सब रेगुलर है। और इसके अलावा मैं ये जो काम बोलता है, भाई साहब कह रहे थे अभी समाजवादी पार्टी की जो प्रवक्ता हैं आदरणीय, कि काम बोलता है, भाई हमने तो केवल ये देखा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 6-6 घंटे का स्लॉट रहता था। मैं अनूपशहर में रहता हूँ, बुलंदशहर जिले में, लाइट का स्लॉट रहता था, 6 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आती थी। और सड़कें ऐसी टूटी हुई होती थी कि अगर नई गाड़ी आप लेकर जाओ तो कंधे पर डाल लो गाड़ी को, ऐसा आपको दर्द हो गाड़ी चलाने में। इतने गड्ढे, सड़क कम गड्ढे ज्यादा, गड्ढे में सड़क। तो अब तो कम से कम भाई जब से योगी जी की और मोदी जी की, माननीय मोदी जी की सरकार आई है, तब से ये दिखता है कि हम वो पुराने मुद्दे हमने छोड़ दिए, अब हम नए मुद्दों की ओर है। यही विकास है, ना सड़क की बात हो रही है, ना बिजली की बात हो रही है, अब नए मुद्दों पर बात हो रही है। इसका मतलब पुराने मुद्दे जो पिछले कई वर्षों में, 40 वर्षों में नहीं पूरे हो पाए, हर बार जो भी सरकार आती रही वो कहती रही कि हम बिजली देंगे, अब बिजली आती है। ये काम कोई नहीं कर पाया, भाजपा की सरकार ने किया। नहीं प्रशांत जी, तो फिर वो बता दीजिए ना भाई, 2-3 काम तो पूछ ही रहे थे विवेक साइलेंस जी, 2 ही 3 काम गिना दीजिए, कोई ऐसा मोटा मोटी जिससे आधार पर आप कहें कि आप जाएंगे चुनाव के अंदर और जनता कहेगी कि नहीं इन्होंने बहुत बढ़िया किया, हम इनको वोट देने वाले हैं। बताइए सर, मैं बता देता हूं आपको, बहुत सारे काम बता सकता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 40 लाख से अधिक आवासों का निर्माण किया, स्वीकृति की। मुख्यमंत्री आवास योजना में 72,302 आवासों का निर्माण किया, 2,61,00,000 शौचालय का निर्माण किया, 10 करोड़ से अधिक लोगों को लाभान्वित किया योजना से, 1,47,00,000 परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया, 1,21,00,000 गाँव को निर्बाध बिजली की आपूर्ति की। मैं अब कितने बताऊं आपको, तो समय पूरा चला जाएगा बताते बताते, इतना काम किया। साइलेंस जी, आप 3 काम पूछ रहे थे, वो कह रहे मैं आधे घंटे गिना सकता हूँ। हाँ, वो कुछ भी, प्रधानमंत्री जी ने खुद ही बोला था कि पूरे भारत में 18,000 गांव है जहां तक बिजली नहीं पहुंची, जब वो 2014 में प्रधानमंत्री बने। तो पूरे हिंदुस्तान में 18,000 गांव बाकी थे, बाकी सब हो चुके थे। ये प्रधानमंत्री जी ने बोला था बात। अभी योगी जी बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट भी लग रहे हैं, आपके इस पे भी चलता है, टीवी पे, सारे चैनलों पे चलता है कि योगी जी ने 5 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बना। अरे भाई, हमने तो 23 महीने में एक्सप्रेसवे बना के उस पर फाइटर जेट उतार दिया, सुखोई MiG-21 हरकुलिस जैसा विमान उतार दिया। आपको किसने रोका था? आप A380 उतार देते एक्सप्रेसवे पे। लेकिन आज तक आयुष जी ये नहीं पता चला कि एक्सप्रेसवे पे चढ़ना कहां से है, उतरना कहां से है, कहीं कुछ नहीं। अभी पहली बरसात हुई, एक्सप्रेसवे धंसने लगे, जो मिट्टी का काम चल रहा था। क्या चिंता की बात नहीं, हमारी सरकार आ रही है, हम बनवा देंगे आपका एक्सप्रेसवे। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, तो देखिए 108 एम्बुलेंस किसने दी, लखनऊ को मेट्रो किसने दिया, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे किसने बनाया, गाजियाबाद में आपके बुलंदशहर के बगल में इंडियन एलिवेटेड जो कॉरिडोर बना है 1147 करोड़ का, वो समाजवादियों ने बनाया। 18 लाख लैपटॉप हमने बांट के दिखा दिए, आपने भी वादा किया, एक भी नहीं बांट पाए। इंटरनेशनल स्टेडियम उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अंदर हमने बनाया, अमूल प्लांट हमने दिया, समाजवादी पेंशन हमने दी, मेदांता जैसे अस्पताल को हम यहाँ लेकर आए, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट हमने आपको दिया यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर।
महिलाओं को हमने पेंशन देने का काम किया। 45 लाख महिलाएं आज जो आप लोग 2000 किसानों को करते थे, हम बेरोजगारी भत्ता 1,000 रुपए महीना 12,000 रुपए साल देते थे। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? आप लखनऊ में एक काम बना दिया, वाटर फ्रंट हमने यहाँ दिया, जनेश्वर मिश्रा पार्क हमने दिया, क्या नहीं दिया? हमने सब कुछ तो दिया है यहाँ पर। हाँ, वो बात अलग है कि जनता का मन दूसरा था, आपको लाना चाहती थी, ले आई, लेकिन आपको लाके जनता ने देख लिया कि आपने किस तरह से काम किया। और ओवैसी साहब के हमारे जो प्रवक्ता बैठे हैं उनको भी मैं सलाम करके एक चीज कहना चाहूंगा कि जनाब अजमल खान साहब, हैदराबाद जो पुराना हैदराबाद है उसके बाहर तो आप निकल नहीं पाए। आप नए हैदराबाद में चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। आपके हैदराबाद कॉरपोरेशन में कुल 150 सभासद हैं, उसमें मात्र आप 54 सीटें से ज्यादा 55 सीट आज तक लड़े नहीं। उसमें से वही 42-43 सीट आप जीतते हैं, उससे ज्यादा आज तक जीत नहीं पाए। आप हैदराबाद, पुराने हैदराबाद शहर से नए हैदराबाद शहर तक आज तक नहीं पहुंच पाए। और आप लोग से अभी मैं एक और चैनल में बैठा हुआ था, बातें ऐसे करते हैं जैसे मुख्यमंत्री बस बनने वाले हैं, बस कल ही शपथ हो जाएगी। तो इस तरह की बातें देखिए ना करिए। आप 100 जगह लड़िए, 403 जगह लड़िए, आपका हक है, कॉन्स्टिट्यूशनली आप परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, संविधान आपको इजाजत देता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को पता है कि उसको बागडोर किसके हाथ में देनी है। वो आदरणीय अखिलेश जी के हाथ में बागडोर देने जा रही है। और एक बात और कहूंगा, जहां तक हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो आपके उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने क्या कहा था? छाती ठोक के कही थी कि ओवैसी साहब ने हमारी बिहार में मदद की, ओवैसी साहब हमारी बंगाल में मदद कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि अल्लाह उनको लंबी उम्र दे। तो आपके सांसदों ने खुद ही बता दिया कि ओवैसी जी किसका काम कर रहे हैं। हमको उम्मीद है कम से कम आप अपने सांसद की बात नहीं काटेंगे। बस मुझे इतना ही कहना है। अजमल खान जी जवाब दें। मुझे ये कहना है अपने दोस्त से कि हमें क्या कहना है, इनसे पूछना नहीं है। दूसरी बात ये कहनी है कि साक्षी महाराज जी सांसद कैसे बने, हमसे बेहतर ये जानते होंगे किसके वो लगोटिया यार थे, किसके साथ पहलवानी करते थे। और तीसरी बात आयुष जी, मुझे आपसे ये कहनी है कि मुझे छोड़ना है ये शो, मेरे पास दूसरे अपॉइंटमेंट है, इसलिए माजरत चाहता हूँ। अगली बार इन्हें लंबा जवाब दूंगा। थैंक यू। चलिए अजमल खान जी, ठीक है, अब आपको कहीं जाना है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पीयूष जी मैं आपके पास आ जाता हूं। मुझे ये बताइए पीयूष जी, चूंकि यहां पर ये जो बात विवेक जी ने कही, इसी सवाल पर मैं आने वाला था। एक तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में सीधा कड़ा मुकाबला है, वो सीधे तौर पर ये बात कह रहे हैं। कोई आपको क्यों चुने, आपके भागीदारी संकल्प मोर्चा को क्यों चुने, ये सवाल भी बहुत बड़ा है। समाजवादी पार्टी के ऊपर भरोसा क्यों ना करे, वो कांग्रेस पर भरोसा क्यों ना पड़े? आपको क्यों लग रहा है कि आप इस स्थिति में हैं कि आप किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे? पीयूष जी जवाब दें। जी आयुष जी, देखिए 2017 में हम भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़े और शासन सत्ता सरकार में आए। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति थी और जो इनके एजेंडे थे कि हमें इसे 2 करोड़ रोजगार, इनको ये शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, ये सब जो इन्होंने कहा था वो इन्होंने पूरा नहीं किया। हम जनता के बीच उन्हीं मुद्दों को लेकर जाएंगे और जनता को बताएंगे कि जो इनके वादे थे इनको छोड़िए, जैसे कि निःशुल्क शिक्षा, प्राइमरी से लेके 12वीं तक की निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य, इन सब हम योजनाओं पर कार्य करेंगे। और जो ये भाजपा के भाई बता रहे थे कि बिजली 24 घंटे मिलती है, तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली अगर कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश की है। तो बात जो बेसिक चीज़ें हैं उनको हम, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सबको हम लेकर जनता के बीच जाएंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा जो हमारा बना हुआ है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में, उस पर भारतीय जनता पार्टी जो साथ में लाने का काम की थी और फिर धोखा दे दी, उन्हीं सब मुद्दों को हम, जैसे कि सोशल जस्टिस कमेटी की रिपोर्ट है, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू कराना है, जो हमारे बेसिक मुद्दे हैं उन्हीं को। चलिए ठीक है, मुद्दे कितने एड्रेस होते हैं इस पर भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन पीयूष जी चलिए ठीक है, अजमल जी तो अब हमारे साथ है नहीं, लेकिन चूंकि अब आपकी भागीदारी संकल्प मोर्चा का ही वो एक हिस्सा है, एक पार्ट है, तो जवाब इस बात का भी दीजिए, क्योंकि उनके ऊपर आरोप तो बराबर तमाम विपक्षी पार्टियां लगाती रही कि वो जहां जाते हैं भारतीय जनता पार्टी को ही वो फायदा पहुंचाते हैं। कहीं भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा होते हुए तो ऐसा नहीं होने वाला है। पीयूष मिश्रा जी। भाई साहब, आयुष जी, जिनको अगर ये डर सता रहा है तो काहे नहीं हम लोग उस गठबंधन कर ले रहे हैं। जिनको डर ये लग रहा है कि हम किसकी मदद नहीं कर रहे हैं, वो आ जाए हमारे साथ, हमारी भागीदारी संकल्प मोर्चा में सहयोगी बन जाए।
अरे तो इनडायरेक्टली तो फिर वो भी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हो जाएंगे ना, क्योंकि मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि वो पार्ट है आपका, चुनाव लड़ने का, चाहे वो आपका हिस्सा है ना भागीदारी संकल्प मोर्चा का। AIMIM आपके भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा है, इसलिए ऐसा तो नहीं वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा दे। अब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो जाएगा तो फिर इनडायरेक्टली वो भी फायदा पहुंचा देंगे, वो क्यों आएंगे? अब ये देखिए सबको समझना होगा, अगर जिनको दिक्कत हो रही है वो आए, हम लोगों के साथ आ जाए। हमारा एम तो भाजपा को हराना है, और संविधान में ये लिखा हुआ, बड़ी संविधान की खूबसूरत बात है कि संविधान में सबको लड़ने का अधिकार है, चाहे वो हैदराबाद में लड़े, चाहे कश्मीर में लड़े, चाहे लखनऊ में लड़े, चाहे पटना में लड़े। नहीं, उस पर किसी को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन सवाल इसलिए भी था ना क्योंकि भाई अब वो फायदा पहुंचा रहे अगर किसी एक पार्टी को और उस पार्टी को जो कि सत्ता के अंदर है, तो सवाल तो आप लोगों से बनेगा। हालांकि अब अजमल जी हैं नहीं तो वो इस बात का जवाब देते कि भाई कैसे वो फायदा नहीं पहुंचाएंगे। प्रशांत वशिष्ठ जी, भाई अगर कोई चुनाव असदुद्दीन ओवैसी जहां भी चुनाव लड़ते हैं या AIMIM जहां भी चुनाव लड़ती है, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी को ही उसका फायदा होता है क्योंकि पोलराइजेशन हो जाता है। क्या ऐसा ही होने वाला, इसलिए बड़े आश्वस्त हैं आप? आपको लग रहा है कि इनके भागीदारी संकल्प मोर्चा का वो हिस्सा है, इसलिए उधर से तो डेंट कम से कम नहीं लगने वाला। प्रशांत वशिष्ठ जी, मैं उससे पहले आपका जवाब दूं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं कि ये मैं बड़ा सरप्राइज हूं इस गठबंधन से। एक तरफ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है, जो राजा सुहेलदेव जो इनके जो राजभर समाज के एक महान योद्धा, महान राजा रहे, उनके नाम पर, उनके विचारधारा पर बनी हुई है, जिनका जीवन में बड़ा संघर्ष मसूद गाजी के साथ रहा। और मसूद गाजी जिनकी जो मजार है, जहां पर ओवैसी जी माथा टेकते हैं, वहां वो मसूद गाजी वो हैं जिनकी मजार पर आज भी लोहे की चेन बांधी जाती है। और राजा सुहेलदेव के लिए कहा जाता है कि उनकी बुरी आत्मा इसके अंदर ना घुसे, इसलिए लोहे की चेन बांध रहे हैं। तो क्या सुहेलदेव जी की आत्मा को कष्ट नहीं हो रहा इस गठबंधन से? और क्या मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ओम प्रकाश राजभर जी ने अपनी विचारधारा का त्याग कर दिया है क्या? कश्मीर में गठबंधन करिए महबूबा मुफ्ती से, आप महबूबा मुफ्ती गोद में बैठे हो कश्मीर में जाके आप, तब ये कहाँ दलील चली जाती है? उत्तर प्रदेश में हम आपके साथ गठबंधन करने के बाद अगर वैसी चीजें गठबंधन कर ले तो बहुत पेट में नहीं, लेकिन ठीक है, चलिए पीयूष जी, देखिए ये आपका अपना अधिकार है, लेकिन इससे ये तो साबित नहीं हो जाता ना कि ये गलत कर रहा है तो आप भी वही करेंगे, क्योंकि आप तो सवाल उठा रहे हैं ना उनके ऊपर। उन्होंने अगर महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन किया तो आपने ओवैसी के साथ कर लिया, इससे बात बराबर हो गई। मतलब ये मान लिया जाए कि यहाँ बात बराबर हो गई, आपने भी वही किया, हमने भी वही कर लिया। लेकिन सवाल तो है ना, ये इस सवाल का जवाब क्या है? इस सवाल का जवाब ये हो सकता है कि आप महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन कर चुके हैं, दूसरा करे तो गड़बड़। नहीं, पीयूष मिश्रा जी इसका प्रॉपर रिस्पांस दीजिए ना। ये जवाब नहीं हुआ, ये जवाब नहीं हुआ ना, ये जवाब नहीं हुआ पीयूष मिश्रा जी, ये जवाब नहीं हुआ। जिनके नाम पर पार्टी बनाई आपने, अगर उसी के खिलाफ जाते हुए या उन विचारों के खिलाफ जाते हुए अगर आप ऐसा करेंगे तो सवाल तो होगा ना आपसे। ये कहने से थोड़ी ना होगा कि आप तो महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन कर चुके हैं। अरे कहां से ये लॉजिक दे रहे हैं कि किसका माथा टेकते हैं? गजब, ये फोटो देखे, एक भी गए हैं, ये हवाई बोलते हैं खाली, इनके पास कोई आधार नहीं होता। ये गजब की बात कर रहे हैं बैठ के। पहले आप पढ़कर आइए भाई साहब मिश्रा जी, थोड़ा पढ़ लीजिए, फिर आप 5 बार 6 बार के वो सांसद हैं हैदराबाद से, ऐसी बात करते हैं बैठ के। इतिहास बदला नहीं जा सकता। मैं कह रहा हूँ कि आपने राजा सुहेलदेव की विचारधारा को त्याग दिया है क्या? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। मिश्रा जी जवाब। बिल्कुल नहीं त्यागा। और एक बात आपको भी बता दूं, बाबर का बदला जुम्मन मियां से नहीं लिया जाता, पहली बात ध्यान रखिए। नहीं, बिना सुहेलदेव जी का विचारधारा त्यागे बिना तो ओवैसी जी से गठबंधन संभव नहीं है मेरे हिसाब से। अरे आप अपनी पार्टी देखो ना, हमारे में काहे झाँक रहे हो आप? हमारी पार्टी प्रवक्ता थोड़ी ना हो। अरे आपकी भी चिंता होती है। पिछली बार भी वही लॉजिक दे रहे थे। हमारी बात तो ये बताएं कि हमारा विचारधारा ये बताएंगे तो प्रवक्ता होने के नाते एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो होंगे ही ना, और वही आरोप प्रत्यारोप वो भी कर रहे हैं जो आप कर रहे थे। चलिए ठीक है, विवेक साइलस जी, मैं चाह रहा हूं प्रशांत जी की बात का भी जवाब देते चले साथ में। ठीक है, उन्होंने कहा कि देखिए इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो आश्वस्त हैं। और दूसरा मेरा सवाल साइलस जी आपके साथ ये भी है, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने भी तो कहा था ना कि बड़ी पार्टी ना सही लेकिन छोटी पार्टियों के साथ हम गठबंधन करेंगे, उस पर हम विचार करेंगे। इस मौजूदा स्थिति में आपको लग रहा है कि जरूरत है छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन में जाने की, या आपको लग रहा है बिना गठबंधन के अकेले अपने दम पे लड़ सकते हैं? विवेक साइलस जी।
आयुष जी जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, तो बिल्कुल ठीक कहा था उन्होंने कि छोटी पार्टी के साथ हम गठबंधन की विचार जरूर कर सकते हैं, किसी बड़े पार्टी से हम गठबंधन नहीं करेंगे, ये स्पष्ट है। और आज भी हम वहीं खड़े हुए हैं, तो हम तो स्वागत करते हैं, जिसको आना आए, गठबंधन करें, कोई दिक्कत नहीं है, आए और करें, हम तो स्वागत करते हैं पार्टियों का। अब उनको लगता है, वैसे भी उनके, जैसे आप बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे थे, तो वहां तो 70 से 80% उनके जो नेता हैं आज समाजवादी पार्टी या तो ज्वाइन कर चुके हैं, जो बचे हुए हैं वो ललायत हैं। तो जनता भी जान रही है, नेता भी जान रही है कि आने वाला भविष्य किसका है और कौन बनाने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, तो हमारे जो प्रशांत भाई हैं वो तो पश्चिम से ही आते हैं, बुलंदशहर से। तो जहां तक भारतीय जनता पार्टी के माननीयों की बात है, चाहे आपके विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, या आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री हो, जहां भी जाते हैं, चाहे हरियाणा हो चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश है, गांव में घुसते हैं, जनता लाठी लेके पहले ही खड़ी रहती है और खदेड़ती है। आपके और बड़े आपके जो संजीव बालियान साहब है, उनके साथ भी यही हुआ, आपके विधायकों के साथ हुआ, आपके स्थानीय नेताओं के साथ हुआ। किसान और गांव वाले आपको पीछे पड़े, कभी आपने सोचा है क्यों पड़े? कैबिनेट मिनिस्टर को भी नहीं छोड़ना है। ये हिसाब किताब आपका बन गया है उत्तर प्रदेश की जनता के अंदर। और किसानों की और बिजली की बात आप कर रहे थे, तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगा बिजली जो है उत्तर प्रदेश में है। और किसानों की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं गांव से आता हूं, मैं जानता हूं, जो 7.5 किलोवाट का आयुष जी कनेक्शन पहले 18 से 20,000 रुपया में मिल जाता था एक किसान को सब्सिडी के साथ, आज वो कनेक्शन 1.5 लाख रुपए में मिल रहा है। जो 3 महीने का बिल किसान 7500 रुपए देता था, आज वही 3 महीने का बिल 21,400 रुपया दे रहा है। जब मायावती जी की सरकार गई थी, तो मैं आपको बता दूं आयुष जी, 9,000 मेगावाट उत्तर प्रदेश में उत्पादन था जब 2012 में मायावती उत्तर प्रदेश से, जब हमारी सरकार बनी थी। और जब अखिलेश जी हटे, तो 18,500 मेगावाट प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में हमने करके दिखाया। बनारस के एक आपके प्रशांत भाई विधायक थे, अब नहीं रहे, 7 बार के विधायक थे, श्यामदेव नारायण चौधरी, वो यही विधानसभा के बाद धरने पे बैठ गए थे। अखिलेश जी में जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जाके पूछा, दादा क्या काम है? तो दादा ने कहा, जो आपके विधायक थे, कि मुख्यमंत्री जी हमको बनारस के लिए 24 घंटा बिजली चाहिए। वही तत्काल आदेश किया और बनारस को 24 घंटा मिली। आप लोग किस तरह की बातें करते हैं, हमको तो समझ में नहीं आता। और मैं बता दूं, 18,500 से पिछले 4.5 साल में मात्र 1 मेगावाट प्रोडक्शन आपने बढ़ाया। इस समय 19,500 मेगावाट बिजली उत्तर प्रदेश में उत्पादन हो रही है। आप रिकॉर्ड निकाल के चाहे तो देख सकते हैं। तो बिजली में क्या हुआ, कहां आती थी, कहां नहीं आती थी, ये प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। प्रशांत पशीर जी, जवाब दीजिए। आपके जो सेंटेंस आपने बोला कि उन्हें धरने पर बैठे वो और मुख्यमंत्री जी ने पूछा कि बनारस के लिए 24 घंटे बिजली चाहिए, तो बनारस में पूरे उत्तर प्रदेश के लिए 24 घंटे बिजली। मेरा आपसे प्रश्न है, 24 घंटे मेरा आपसे प्रश्न है कि बनारस नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए 24 घंटे बिजली क्यों नहीं दी? इसका क्या कारण था? आप कोई स्पेसिफिक सिटी के लिए आपने 24 घंटे बिजली दी, उसे आप अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि विकास नहीं था इसलिए नहीं थी। आज सब जगह बिजली आ रही है, इन्वर्टर की हो गई। नहीं, कैसे हुआ प्रशांत जी? वो यही तो पूछना चाह रहे हैं ना, क्योंकि कह रहे हैं कि आपने उसके अंदर थोड़ा ही ऐड ऑन किया है। वो कैसे आप फिर 24 घंटे देने लगे अगर ये नहीं दे पा रहे थे? तो भाई बताना पड़ेगा ना, प्रोडक्शन बढ़ा कहां पर? वितरण प्रणाली है जो आज आप पूछिए ना जनता से जाकर। आज अब हम खुद बता रहे हैं अपना, भाई हमारा इन्वर्टर खुद का यूज नहीं हो रहा। आप उत्तर प्रदेश में किसी से पूछ लीजिए, कोई इन्वर्टर यूज कर रहा है, सेल घट गई इन्वर्टर की, क्योंकि बिजली आती रहती है। इनके टाइम में जनरेटर का इन्वर्टर की सेल बढ़ रही थी। चलिए वशीर जी, ठीक है वशीर जी, पानी पी लीजिए आप। ठीक है, विवेक साइलस जी, बच्चों का एक विशेष विवेक साइलस जी जवाब देंगे। विवेक साइलस जी, जब लाइट आती थी तो बच्चे ताली बजाते थे, लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई। अब वो बावले गांव में उठा के जाती थी। ठीक है, मैं लाइट ठीक है साइलस। हाँ जी, मैं बोलना ये चाहता हूँ कि जिन लोगों ने स्मार्ट मीटर में 90,000 करोड़ का घोटाला किया, इनके जो आपके ऊर्जा मंत्री है, उन्होंने इस बात को भी माना था कि मामला गड़बड़ है, हम इसकी इंक्वायरी कराएंगे। पिछले साल बहुत कस के उठा था कि किस तरह से लोगों के बिल 30 से 40% बढ़ के आ रहे थे। ये है भारतीय जनता पार्टी की असलियत, ये मैं आपको बता रहा हूं। और आज भी गांव में 24 घंटा बिजली नहीं आती है। आपके यहाँ हो सकता आती हो, मैं मिर्जापुर का रहने वाला हूं, वहां नहीं आती है। अगर मिर्जापुर के दर्शक सुन रहे होंगे
तो वो भली बात ही जानते होंगे कि कितनी बिजली कट रही है, कितनी आ रही है, कितनी जा रही है। तो ये जनता को भ्रमित और छल प्रपंच और झूठ मत बोलिए कि उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली आ रही है, जबकि पूरे देश में सबसे महंगी बिजली आप दे रहे हैं। लगातार आप बिजली का रेट बढ़ाए जा रहे हैं, लगातार आप कोई खाने पीने की चीज देख लीजिए, तेल देख लीजिए, 200 रुपए लीटर आपने तेल किया हुआ है, 100 रुपए लीटर आपने पेट्रोल किया हुआ है, 90 रुपए लीटर आपने डीजल किया हुआ है। किसान कहां जाएगा, आम आदमी कहां जाएगा? कभी विचार किया है कि कैसे लोग बाहर आएंगे, क्या करेंगे, किस तरह से लोग आज सब्जी, नून, तेल, रोटी खा रहे हैं? कभी आपने सोचा? कभी नहीं सोचा। लेकिन आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार बहुत अच्छी चल रही है, हमने जनता के लिए बहुत। अभी मैं नोएडा में था, परसों की बात है, वहां पर होर्डिंग लगी हुई है, जबकि 46 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी है हिंदुस्तान में ऑन रिकॉर्ड। वहां लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में अब युवा नौकरी के पीछे नहीं भाग रहे हैं, नौकरी युवाओं के पीछे भाग रही है। ये तो आप एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, लोग यहाँ भूखों मर रहे हैं और आप झूठे एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं नोएडा के अंदर और बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और बिल्कुल प्रैक्टिकली मैं आपसे बोल रहा हूँ आयुष जी कि ये जनता सब कुछ देख रही है, समझ रही है कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, किसने जनता के लिए क्या किया था और किसने क्या बोल के क्या नहीं किया। बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। इसी का खामियाजा मैं बार बार कह रहा हूँ कि पीयूष जी देखिए, अभी आप मुस्कुरा रहे थे, लेकिन पीयूष जी आपको नहीं लगता कि यही एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप भी उसी से लड़ रहे हैं जिसके साथ लड़ाई यहाँ पर विवेक साइलस जी की है, सत्ता पक्ष के साथ में। इनके पास अखिलेश यादव जैसा चेहरा है, पूर्व में वो मुख्यमंत्री रहे हैं, बताने के लिए, गिनाने के लिए काम है इनके पास। एक तरफ बहुजन समाज पार्टी है, मायावती है, उनका अपना चेहरा है, उनका अपना एक अलग वोट बैंक है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो भी अपने भी दावे कर रही है कि हाँ हम भी अब इस स्थिति में आ गए हैं कि हाँ हम सरकार बनाएंगे प्रदेश के अंदर। एक तरफ आपका ये भागीदारी संकल्प मोर्चा है। क्या यही चुनौतियां नहीं है एक बहुत बड़ी कि कम से कम आप जिन 4 चेहरों का जिक्र कर रहे हैं उसको जनता कैसे अपने साथ कनेक्ट कर पाएगी? कोई एक चेहरा होता तो उसके नाम पर वोट हो भी सकता है। ये बड़ा चैलेंज नहीं है पीयूष मिश्रा जी? देखिए आयुष जी, देखिए बात यह है कि अभी के जो जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं उसमें हम लोगों ने समाजवादी पार्टी को 117 हमारे कैंडिडेट जीते थे जिला पंचायत के सदस्य, समाजवादी पार्टी को हम लोगों ने सपोर्ट किया उत्तर प्रदेश में, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा बना हुआ है वो पूरे उत्तर प्रदेश के 403 सीटों पर तैयारी कर रहा है और आपको 2022 का चुनाव भी अच्छे से दिखेगा कि बिना भागीदारी संकल्प मोर्चा के किसी की सरकार नहीं बनेगी। हमारे बिना किसी की भी सरकार नहीं बनेगी। फिर से हम आप यहीं बैठे होंगे और डिबेट करेंगे इस बात को। और हमारे रही बात आगे की गठबंधन की कि सपा से होगा कि बसपा से होगा, तो ये आपको कुछ दिनों बाद पता लग जाएगा। वैसे हमारी भागीदारी संकल्प मोर्चा की जो तैयारी है वो पूरे 403 विधानसभा की सीटों पे चल रही है। जी साइलस जी, भविष्य की संभावनाएं बरकरार हैं? देखिए जनता समाजवादी पार्टी के साथ है और श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व के साथ एकदम खड़ी हुई है। और हमको लगता है कि 2022 का जो चुनाव है 300 से ज्यादा सीट लेके समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक मजबूत और सफल सरकार बनाना। प्रशांत वशिष्ठ जी, करेक्ट करना चाहूंगा, मैंने भी गूगल करके देखा है, महाराष्ट्र हैज द हाईएस्ट पावर टैरिफ ऑफ 8.80 पर यूनिट, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल ऑफ 8 रुपीज पर यूनिट, केरला 7.50 पर यूनिट एंड आंध्र प्रदेश 7। अभी तक यूपी का नाम नहीं आया। हेलो, और दूसरा मैं आपको रूरल इलेक्ट्रिसिटी, नॉट बी अर्बन इलेक्ट्रिसिटी। एक मिनट सुन लीजिए भाई साहब, खुद की वेबसाइट बना के खुद चेक कर लीजिएगा तो कहां से आएगा। आप लोग द ग्रेडियन का तो खुद आगरा से प्रोड्यूस कर लेते हैं वेबसाइट, तो कहां से आएगा? मिश्रा जी, जब आप बोलते हैं मैं बोलता नहीं हूं तो मेरी बात सुन लीजिए। जो समाजवादी के प्रवक्ता बैठे हुए उन्होंने रोजगार की बहुत बड़ी बात कही अभी। तो 5 वर्ष में 2012 से 17 में 5 वर्ष में कुल 2,05,000 रोजगार समाजवादी पार्टी ने क्रिएट किए। हम इन 4 वर्षों में, अभी 1 वर्ष बचा है, लगभग 4 लाख नौकरी दे चुके हैं। पहले तो आपसे रोजगार देने में हम डबल हैं। नंबर 2, 50 लाख से अधिक नए MSME लेखपाल आपका भग गया था नेपाल, पता है ना, शिक्षा मंत्री के भाई बन गए ऋण उपलब्ध चवन कोटे से। 1,80 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया है हमने। ODOP योजना में 25 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया है। बड़ी औद्योगिक इकाइयों में 3 लाख से अधिक रोजगार दिए हैं। स्टार्टअप में 5 लाख युवाओं को रोजगार दिए हैं। बैंकिंग क्षेत्र में 58,758 महिलाओं को प्रशिक्षण अंतिम चरण में चल रहा है। 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप में 1 करोड़ महिलाओं को जोड़ जा रहा है।
अन्य राज्यों से आए 40 लाख से अधिक श्रमिकों, कामगारों की स्किल मैपिंग कर को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। मनरेगा में 101 करोड़ से अधिक मानव दिवस सृजित कर 1 करोड़ 50 लाख श्रमिकों को रोजगार दिए गए हैं। उत्तर भारत का चलिए ठीक है, इतने रोजगार दिए गए हैं, शायद इसीलिए आपने स्लोगन लगाया होगा कि पीछे भाग रहा है भाई रोजगार आप लोगों के, लेकिन भाई जनता भी आपके पीछे भागे ये देखना होगा और इसके लिए विधानसभा चुनावों तक का हम लोगों को इंतजार करना होगा और किसके दावों में कितना दम है इसके लिए भी थोड़ा इंतजार और बाकी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि किंग मेकर की भूमिका में कौन होगा यह सवाल एक बहुत बड़ा है, या फिर इस समय मौजूदा जो पार्टी है वो अपने दम पर सरकार बनाएगी, या विपक्षी पार्टी जो दावे कर रही है उसमें कितनी हकीकत होती है, इसके लिए भी आपको अब चुनावों तक का ही इंतजार करना होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।